एक रास्ता बोर कर देती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि काफ़ी समय से पाठक कुछ चेंज चाह रहे हों, वह उन्हें नहीं मिलता है, तो जो कुछ सामने है उससे बोरियत होने लगती है। हिंदी साहित्य में भी एक समय ऐसा चल रहा था, यह 20वीं सदी का आखिरी समय था। पाठक बहुत बोर हो रहे थे। उनकी बोरियत का आलम यह था कि उपन्यास जैसी लोकप्रिय विधा उन्हें लुभा नहीं रही थी। ऐसे ही समय में एक ऐसा उपन्यास आया जिसने पाठकों को हरा कर दिया। पाठकों ने न सिर्फ इसे हाथों हाथ लिया, बल्कि बहुत जल्द यह बेस्ट सेलर की लिस्ट में शामिल हो गई। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं इसके साथ जुड़ती चली गई। मैं बात कर रही हूँ मुझे चांद चाहिए उपन्यास की। हाय फ्रेंड्स, आप मेरे साथ किताबें में हैं और मैं हूँ सेली। दोस्तों, मैं कह रही थी कि एक रास्ता जो है वो हमें बोर कर देती है, और कई बार एक रस चीज़ें जब सामने होती हैं तो कुछ नएपन की मांग जो है वह तीव्र हो जाती है। 1993 में अचानक से एक नया उपन्यास आया और पाठकों के दिलो दिमाग में छा गया, मुझे चांद चाहिए। इसका नाम आप सब ने ज़रूर सुना होगा क्योंकि यह इतनी फेमस हुई थी। और इसकी जो नायिका है, यह नायिका प्रधान उपन्यास है, मध्यम वर्ग की बात करता है। इसकी नायिका यशोदा सिलबिल, या उसे कहें वर्षा वशिष्ठ, तीनों नाम एक ही नायिका के हैं, आप अलग अलग ना समझे। और जो वर्षा वशिष्ठ थी बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से आती है और फलक पे छा जाती है, सितारा बन जाती है बॉलीवुड में जाके। और ये पूरा उपन्यास जो है उसके ही संघर्ष की कहानी कहता है। इस उपन्यास की कथा की मैं बात करूँ तो स्टार्ट होती है सिलबिल यानी कि जो यशोदा है वह हाई स्कूल में है और उसे उसका नाम पसंद नहीं है। उसे बोरियत होती है धकियानुसी चीज़ों से, वह कुछ हटके करना चाहती है। उसकी इच्छा है कि वह कुछ डिफरेंट दिखे, जो भी करे वह लोगों से अलग हो, कॉमन चीज़ें नहीं हो। और सबसे ज़्यादा इसमें जो उसकी रोड़ा उसे समझ में आ रहा होता है वह लगता है कि मेरा नाम यशोदा, एक पुरातन नाम जिसका कोई ढंग का मतलब ऐसी कोई महिला नहीं है उसकी नज़र में। यशोदा का कोई त्याग बड़ा नहीं था, यशोदा ने कोई बड़ा काम नहीं किया होता है, तो वह फिर उसके नाम को क्यों अपनाए। और दूसरी चीज़ जो उसे नापसंद होती है वह होता है अपना सरनेम। वह ब्राह्मण परिवार से है और उसका सरनेम शर्मा है, तो वह इन दोनों नाम को बदल देती है, यानी नाम और सरनेम दोनों को हटा के अपना नाम वर्षा वशिष्ठ कर लेती है। वशिष्ठ उसका गोत्र है। और सिलबिल जो है उसका बचपन का नाम रहता है निक नेम या पेट नेम जिसे कहते हैं, उसे भी वह पीछे छोड़ देती है। वह कॉलेज में पहुंचती है पार्ट 1 में, तभी उसके जीवन में प्रवेश होता है मिस दिव्या का। ये उसकी टीचर है और दिव्या मैम उसे काफ़ी प्रभावित करती हैं और वर्षा उनसे जुड़ती चली जाती है, उनके नज़दीक पहुंचती जाती है। इससे वह पढ़ने में भी अच्छी होती है और कई चीज़ें सीखती है। दिव्या जो है मैम दिव्या, वो कॉलेज में ड्रामा का आयोजन कराती है वार्षिकोत्सव के दौरान, और वर्षा को एक नाटक में भाग लेने का मौका मिलता है। यहीं से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसे अपने सपनों के लिए रंग और पंख मिल जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसे अभिनय करना है, ड्रामा के क्षेत्र में जाना है। शाहजहाँपुर की यह कथा है, यूपी के छोटे से शहर की। वर्षा का घर वही है। उस छोटे से शहर में मध्यम वर्गीय मानसिकता के साथ पली बढ़ी वर्षा अब बहुत ऊंचे सपने देखने शुरू कर देती है। पहले वह लखनऊ जाती है, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ाई के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। यहाँ वह बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। 3 साल का जो उसका डिग्री कोर्स है, इस दौरान ही वह स्थापित अभिनेत्री बन जाती है। उसे कॉलेज के रिपर्टरी में जॉब भी मिल जाती है, वहीं वह काम कर रही होती है। इसी दौरान उसके किस्मत का दरवाज़ा खुलता है और उसे फिल्मों के ऑफ़र मिलते हैं। फिर तो वह पीछे मुड़ के नहीं देखती है और एक सफल सितारे की तरह फलक पे छा जाती है। ये वर्षा की कहानी है। मुख्य रूप से उपन्यास की कहानी यही है, लेकिन वर्षा मिडिल क्लास सोसाइटी को बिलोंग करती है और अधिकतर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके जीवन में संघर्ष बहुत होते हैं। उनके पास साधन कम होते हैं और अगर वे सपने बहुत देख रहे हों, उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हों,
तो बहुत तरीके की रुकावटें साथ में आती चली जाती हैं। यह सब कुछ वर्षा के भी साथ होता है। जैसे ही वह शहर छोड़ती है, माता पिता का साथ छोड़ता है, अकेली युवती अकेलेपन से ग्रसित भी होती है, लेकिन उसे सपने जो है उसके और बीच बीच में मिस दिव्या का साथ मिल रहा होता है, सहयोग मिल रहा होता है, निर्देशन मिल रहा होता है, जिसके हौसले से वह आगे बढ़ती रहती है। वर्षा आगे बढ़ती है तो उसका सामना उसकी रूढ़ियों से होता है। एक कॉमन सा चलन है कि लोग मानते हैं, या विशेषकर युवाओं को लगता है कि जैसे ही वह अपने संस्कार और जो परंपराएं हैं उनको छोड़ेंगे, वे आगे बढ़ने में अधिक सफल होंगे। क्योंकि यह ट्रेंड इसी तरीके का सेट है, तो वर्षा को भी ऐसा ही लग रहा होता है कि नहीं, मुझे तो जो अपनी परंपराएं हैं, जो मेरे संस्कार हैं, जिसको मैं लेकर चल रही हूँ, उसे मुझे छोड़ देना चाहिए। और वर्षा भी ब्राह्मण संस्कार को छोड़ के सबसे पहले अंडा खाना शुरू करती है, टुंडे कबाब चखती है, शैम्पेन पीती है, बीफ तक पहुंच जाती है। तो वर्षा के लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। परंपराएं हम फैशन में तोड़ते तो हैं, लेकिन अंदर से इसके लिए हमारे मन में मंथन भी चल रहा होता है। दूसरी जो संघर्ष वर्षा के जीवन में आता है कि जब हम परिवार से अलग होते हैं तो किसी सच्चे अपने की तलाश लग जाती है, और यह अपनेपन की तलाश वर्षा को कई लोगों से संबंध की ओर लेके जाती है। कई लोगों से उसे आत्मीयता होती है, कई लोगों से प्रेम होता है। कॉलेज के दिनों में उसे कमल मिलता है। कमल के साथ वह उस तरीके का प्रेम नहीं करती है, यह उसे अपने एक प्लेटोनिक रिलेशन के रूप में दिखती है, आत्मीय संबंध जिसके साथ जिस्म की कोई बात नहीं हो, ऐसा कुछ रिलेशन। तो कमल के साथ वो इसी तरीके का प्रेम कर रही होती है। फिर लखनऊ जाती है तो उसके लाइफ में मिट्ठू आता है। मिट्ठू भी उसे बहुत पसंद है, उसके साथ उसके बहुत आत्मीय संबंध है। फिर एनएसडी के दौरान जो उसके पहले निर्देशक होते हैं सिद्धार्थ, उससे उसका मन मिलता है। सिद्धार्थ भी उसकी ओर झुकते हैं, लेकिन यह संबंध बहुत दिन तक नहीं चलता है और उसे हर्ष मिल जाता है। वर्षा को लगता है कि हर्ष ही उसके प्रेम की मंजिल है, हर्ष ही वह व्यक्ति है जिससे वह प्रेम करना चाहती थी, जो उसके लिए बना है, जिसे लेकर उसके मन में सच्चा प्रेम जाग रहा है। और वर्षा हर्ष के जीवित रहने तक उसके साथ रहती है। वर्षा का प्रेम और पूर्ण समर्पण हर्ष को मिलता है और वह उसके बच्चे की माँ भी बनती है, जबकि उन दोनों ने विवाह नहीं किया था। तो बिना शादी के विवाह करना भी एक मिडिल क्लास युवती के लिए किसी बड़े सपने के पूरा होने की जैसा ही है, और इसके लिए उसे बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। अपने मन में बहुत सारे द्वंद्व को लेके चलना पड़ता है। होता यह है कि वर्षा तो अपने कैरियर में सफल हो जाती है, लेकिन हर्ष नहीं हो पाता है। हर्ष इतने मानसिक तनाव से गुजरता है, अवसाद की अंधेरी कोठरियों में घिर के रह जाता है, और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु का कारण उसकी असफलता ही है, लेकिन बिजली तो वर्षा के ऊपर भी गिरती है। इसी कारण अंत में वह मैडम दिव्या के साथ रहने लगती है और उन्हें ही अपना आत्मीय मानती है। यही जो हमारा उपन्यास है वह समाप्त होता है। कहानी बहुत विशिष्ट नहीं है, लेकिन इस नॉवेल को जो चीज़ खास बनाती है वह है इसमें वर्णन। यह बहुत बृहद उपन्यास है, 500 से अधिक पन्नों का है। जो इसका वर्णन है वह वर्षा को नहीं, सुरेंद्र वर्मा को खास बनाता है। सुरेंद्र वर्मा ने इसमें बहुत ही विस्तृत चित्रण किया है। जो नाट्य विद्यालय हैं, नाटकों के नाटककार हैं, मतलब रंगमंच जो है, पूरे रंगमंच को बहुत ही अच्छे से उकेरा है। और इसके अलावा जो सिने जगत है, चूँकि वर्षा सिने तारिका बनती है, सितारों की दुनिया में पहुंचती है, फिल्म लाइन में जाती है, तो उस दुनिया की एक एक बारीकी, और जो नाटककारों की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया है, उसकी एक एक बारीकी जो है बहुत ही विस्तृत, सरस और सुंदर वर्णन जो है इस उपन्यास में हमें मिलता है। 1993 में यह आई थी और 1996 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इस उपन्यास को इसका वर्णन का तरीका बहुत खास बनाता है। इसके अलावा जो इसमें खास चीज़ है, जिसके लिए यह विवादों में भी फंसती है, इसमें मानसलता बहुत ज़्यादा है। इसमें जो वर्षा का सौंदर्य वर्णन हो या और भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको रीतिकाल की याद आ जाती है। और कई आलोचक पाठक जो है इसी कारण इस उपन्यास को की जो मानसलता है उसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि सुरेंद्र वर्मा को इस तरीके से वर्षा को इतना खुला नहीं दिखाना चाहिए था। यह वर्णन कहीं ना कहीं इसकी शुद्धता को चोट पहुंचाती है, ऐसा आलोचक मानते रहे हैं। और
इसके अलावा जो इसमें ख़ास यह भी है कि इसमें जो मिडिल क्लास मानसिकता है, उनकी परंपराएं हैं, लोगों के बीच में जो द्वंद्व हैं, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर, मिडिल क्लास लाइफ को छोड़ के, अपनी परंपराओं को छोड़ के आगे बढ़ना, दुख तकलीफ़ों में जीना, इन सब के बीच जो मानसिक द्वंद्व होता है व्यक्ति का, उसका भी बहुत अच्छा वर्णन यहाँ आपको पढ़ने को मिल जाता है। अगर एक अच्छा नॉवेल पढ़ना हो जिसमें सब कुछ इंटरेस्टिंग सा हो, मज़ा आ जाए, कितना भी लंबा क्यों ना हो, तो आप मुझे चांद चाहिए को उठा सकते हैं। और जो इसका शीर्षक है वह भी इसको सार्थक करता है, क्योंकि जो वर्षा है उसके सपनों को पंख लग चुके थे, और चांद को पाना या चांद को पाने की इच्छा करने का मतलब ही है कि एक ऐसी सफलता की कामना करना जो बहुत दूर है, जो बहुत चमकीला है, और उसे पाने की ख्वाहिश लगभग बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनकी मुट्ठी में चांद आता है। तो वर्षा के जीवन में बहुत कुछ अच्छा था उसकी पर्सनल लाइफ में, जैसे हर्ष का चले जाना, माता पिता से बिछड़ जाना, लेकिन फिर भी कैरियर को लेकर के वह चांद को तो पकड़ ही लेती है। तो आप इस उपन्यास को पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि कैसी लगी। बाय बाय।